निम्बल न्यूज, द ट्रुथ अनफोल्ड। भारत में पिछले 14 महीनों में एक अदृश्य दुश्मन ने 2 लाख से अधिक लोगों को मार डाला है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को बेबस कर दिया है। महामारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बेदम कर दिया है। लोग भयभीत और असुरक्षित हैं। ये राष्ट्र की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है, क्योंकि ये शत्रु अब भी हर रोज घातक हमले किए जा रहा है। भारत के पाकिस्तान के साथ 3 बड़े युद्ध हुए और चीन के साथ एक। पिछले 2 दशकों में भारत पर कई घातक चरमपंथी हमले हुए, जिनमें सैकड़ों देशवासियों की जानें गईं। अब तक हुए छोटे बड़े सभी युद्धों और चरमपंथी हमलों को मिलाकर भी इतने लोग नहीं मरे या अर्थव्यवस्था को इतनी क्षति नहीं पहुंची जितनी इस अदृश्य दुश्मन से पहुंच रही है। और गंभीर बात यह है कि यह सब कुछ अभी थमा नहीं है। जरा गौर करिए, साल 2020-21 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का बजट तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए था, जबकि रक्षा का बजट 4,71,000 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा था। रक्षा मंत्रालय का आवंटन केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है। रक्षा पर खर्च केंद्र सरकार के बजट का 15.5% है, जो स्वास्थ्य में 2% से तकरीबन 7.5 गुना ज्यादा है। भारत रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला दुनिया का तीसरे नंबर का देश है। इसके बावजूद चीन के साथ सीमा पर हुई झड़प के अलावा हम एक शांतिपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। इसके विपरीत स्वास्थ्य संकट की वजह से बहुत अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। तो क्या नेताओं और देश की नीति बनाने वालों को प्राथमिकताएं बदलनी होंगी? क्या उनके सोचने का तरीका बदलना होगा? विशेषज्ञ कहते हैं कि जिस तरह से देश की सीमा सुरक्षा और उसकी अखंडता को सरकारें गंभीरता से लेती हैं, उसी तरह से उन्हें स्वास्थ्य को भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीरता से लेना होगा। बीबीसी से बातचीत में अमेश अदलजा संक्रामक रोग और स्वास्थ्य सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं और उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा किसी भी देश की प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको पब्लिक हेल्थ के कुछ मुख्य हिस्सों को राष्ट्रीय सुरक्षा की श्रेणी में लाना पड़ेगा और इन हिस्सों को उसी तरह से लगातार फंड करना पड़ेगा जैसा कि आप अपने सैन्य सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा को लगातार बड़े बजट देते रहे हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स प्रकोप को रोकने, पता लगाने, रिपोर्ट करने और इस पर अमल करने की अपनी क्षमता के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। इस संस्था ने भारत को 195 देशों में 97वां स्थान दिया है। भारत की हेल्थ केयर एक्सेस की रैंकिंग 149 रही और इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्तता 124वें स्थान पर है। ये रैंकिंग महामारी के शुरू होने से थोड़े पहले आई थी। पिछले साल महामारी की पहली लहर और इस साल शुरू हुई दूसरी लहर ने इस सच को जाहिर कर दिया है कि देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली नाकाम और नाकाफी है। 21वीं शताब्दी के भारत में अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं। इस बात को दर्शाता है, जैसा कि प्रोफेसर रेड्डी ने कहा, सालों से स्वास्थ्य के क्षेत्र की अनदेखी की गई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस रैंकिंग से ये संकेत मिलता है कि भारत अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के साथ महामारी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 1596 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1359 पद खाली हैं। स्टाफ नर्स के 5,329 स्वीकृत पदों में से 1,895 खाली हैं। राज्य में पोस्ट जरूरत के हिसाब से पहले ही कम है और उस पर से उनमें से ज्यादातर पद खाली हैं। राज्य के सीनियर पत्रकार आलोक पुतुल महामारी पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो बताते हैं कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों की हालत भी ठीक नहीं है। ऐसे में 135 करोड़ लोगों का देश कोरोना की अगली लहर या किसी नई महामारी से निपट सकेगा? भ्रमर मुखर्जी अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय में ग्लोबल पब्लिक हेल्थ की प्रोफेसर हैं और एक जानी मानी महामारी विज्ञानी हैं। वो पिछले साल से ही भारत में कोरोना महामारी पर रिसर्च कर रही हैं। उनका काम लगभग वैसा ही है जैसा कि एक मौसम वैज्ञानिक का होता है, जो डेटा की मदद से मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। भ्रमर मुखर्जी ने कोरोना की दूसरी लहर की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, जो सही साबित हुई। अब उनका कहना है कि दूसरी लहर अपने चरम पर मई के पहले से दूसरे हफ्ते में होगी, जिसमें रोजाना कोरोना से 4500 मौतें हो सकती हैं और 8 लाख तक रोज लोग संक्रमित हो सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कि इससे जनता में पैनिक नहीं फैलेगा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, वर्तमान में भारत के जितने लोग बीमार हो रहे हैं और कोरोना के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, वह अचरज भरा और दिमाग चकरा देने वाला है। अगर आप रोज 3.5 लाख संक्रमण देख रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह संख्या 2-3 हफ्तों में दोगुनी हो जाएगी और ये प्रोजेक्शन सरकारी आंकड़ों पर आधारित है और यह कम आकलन है। आज कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हम महामारी के युग में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में इस बात पर चिंता है कि सरकारी
आंकड़े जमीनी सच को सही से नहीं दर्शाते तो डेटा मॉडल आगे के बारे में शायद ही सही अनुमान लगा पाएंगे। इस पर अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के भारतीय मूल के महामारी विज्ञान के प्रोफेसर माधव मराठे कहते हैं, मॉडल्स तो हम बना लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास डेटा सही नहीं है तो आप मॉडल जितना भी अच्छा बनाएं, उसका कोई लाभ नहीं है। प्रोफेसर मराठे कहते हैं कि भारत जैसे देशों में स्वास्थ्य प्रणाली को सही करने में लंबा समय लग सकता है और समय ही एक ऐसी चीज है जो नेताओं और सरकारों के पास नहीं है। विशेषज्ञ कहते हैं कि एक सरकार 5 साल के लिए आती है और उसकी योजनाएं भी अक्सर इसी अवधि की होती है। इसका उपाय जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अमेश अदलजा के पास है। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि होना ये चाहिए कि वो नेता जो छोटी अवधि के लिए सोचते हैं, वो नेता जो छोटी सोच रखते हैं, उनके पास भविष्य के लिए नीति नहीं है, जो केवल सत्ता की परवाह करते हैं। जनता को उन्हें पहचानना चाहिए और उन्हें वोट नहीं देना चाहिए।